अखिलेश जी, जो अभी सूर्यकांत जी ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में शिवसेना को नुकसान हो सकता है, डेसिमेट नहीं हुई है, अगर उनकी शिवसेना बट भी गई, अभी जो नार्लेकर ने वर्डिक्ट दिया और उनके सारे विधायकों को एक प्रकार से जस्टिफाई कर दिया, अब लोग कह रहे हैं कि उद्धव की शिवसेना सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगी। लेकिन प्रकाश जी ने कहा कि नहीं, अगर महाविकास अघाड़ी एकजुट रहती है तो शिवसेना को नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि उनको नुकसान होने वाला है, प्रकाश जी कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी जो है अगर वो इंटैक्ट हुआ तो उनको फायदा होगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनसीपी भी टूट गई है, शिवसेना भी टूट गई है, और एनसीपी के जो संगठन पर जिनका प्रभुत्व था, प्रभाव था, वो अजित पवार है। अजित पवार में अलग कमियां हो सकती हैं, लेकिन उनको भी कहा जाता है कि संगठन पे उनका बहुत प्रभाव है, कार्यकर्ता उनसे बहुत खुश रहते हैं। ऐसी स्थिति में अजित पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, उसके अलायंस भी कमजोर आपको दिखाई पड़ रहे हैं क्या? ये बिल्कुल जो है, ये जो चुनाव लोकसभा के होने हैं उसमें ये जो बीजेपी और एनसीपी का आधा धारा और शिंदे की पार्टी जो शिवसेना, जो अभी पूरी सब शिवसेना कही जा रही है, ये तीनों पार्टी मिलकर आगे की जो चुनाव लड़ेगी, इसमें कुल मिलाकर कहानी हमको लगता है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें शिंदे की पार्टी को और बीजेपी को सबसे ज्यादा लॉस होने की संभावना है। देखिए, शिंदे के साथ क्या है कि शिंदे के बारे में जो महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, अब तो देश के लोग भी जान गए हैं कि उन्होंने जो है ना बाला साहब ठाकरे की पार्टी को, और खासकर उनके बेटा जो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उनको एक तरह से समझिए कि उन्होंने चुनौती दी, उनको पद से हटाया, उनको समझिए कि मुख्यमंत्री से पैदल कर दिया। ये तो सारा देश ही जान रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी धोखा दिया। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे का सच ये भी है, जो महाराष्ट्र के साथ ही पूरा देश ये जान रहा है कि इसमें बीजेपी ने पूरा का पूरा खेल किया है। मैं समझिए कि प्रकाश पोहरे जी की बात से 100% सहमत हूं कि आने वाले चुनाव में जो होगा वो ठीक है, शिंदे की अपनी राजनीति होगी और इसकी उद्धव ठाकरे की अपनी राजनीति होगी, लेकिन इसमें डैमेज जो है सबसे ज्यादा दो ही पार्टी को होना है। एक तो शिंदे की पार्टी की होगी और एक बीजेपी की पार्टी की। सबसे ज्यादा डैमेज इन्हीं दो पार्टी को होनी है। बीजेपी की को मूलतः चुनौती जो है कांग्रेस से इस बार बड़ी चुनौती मिलने वाली है वहां महाराष्ट्र में। यही वजह है कि सीट बंटवारे को लेकर जो महाअघाड़ी के बीच में जो सीट बंटवारे को लेकर जो भी रार अभी मची हुई है, उसमें मूल कहानी क्या है कि शिवसेना अधिक सीट चाहती है और उतनी ही सीट कांग्रेस भी चाह रही है। लेकिन इसी को लेकर जो है मामला, वो 18-19, 20-23 के सीट पर दोनों आदमी अभी वो से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के दोनों के बीच में विरार मचा हुआ है। लेकिन मेरा अखिलेश जी, भाजपा वाले ये तर्क देते हैं कि जिन्होंने धोखा देने का काम पहले से किया है, जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपने का काम बहुत पहले से किया है, वो हमको सरमन दे रहे हैं, वो हमको उपदेश दे रहे हैं। उनका निशाना शरद पवार पर है। शरद पवार अपनी पार्टी कांग्रेस को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके महाराष्ट्र में सरकार बनाए हुए, और आज शरद पवार कह रहे हैं कि बीजेपी जो है धोखा दे रही है, पीठ में छुरा घुमा रही है, हमें तोड़ रही है। तो आपको लगता नहीं है कि अभी महाराष्ट्र में ये नैरेटिव बहुत तेज पकड़ेगा और ऐसी स्थिति में शरद पवार जी को बैकफुट पर जाना पड़ेगा? ये देखिए, ये बीजेपी वाले क्या बयान देते हैं, अरे उनके बयान भी उनकी शर्मिंदगी वाली बयान है। वो अपने बयान पर भी अपने खुद ही हंसते भी होंगे और रोते भी होंगे। बीजेपी कहां नहीं तोड़फोड़ की है, किस पार्टी में तोड़फोड़ नहीं की है? महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, उधर जो है वो झारखंड में भी उसने किया था। हर जगह तोड़फोड़ उनका करना होता है। वो दूसरों को क्या सबक सिखाते हैं? बीजेपी की राजनीति ही तोड़फोड़ की राजनीति है, और यह बीजेपी ही पार्टी है जिसके लिए एक शब्द इजाद किया गया, ऑपरेशन। बीजेपी में अगर सुनिए ना, अगर बीजेपी में कोई आना चाहता है तो आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी वहां संन्यास ले ले और कहे कि नहीं नहीं, मेरे दरवाजे बंद हैं? आज मिलिंद देवड़ा अगर शिंदे के साथ चले गए हैं
तो किसने कहा उनको आने के लिए? मान लीजिए ये तो उस पर डिपेंड करता है ना कि वो क्यों बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। आप खाली बीजेपी को कटघरे में खड़ा करके कह रहे हैं कि वही तोड़फोड़ कर रही है, वही तोड़फोड़ कर रही है। अरे जो जाने वाले हैं उस पर भी तो सवाल उठाइए कि गए क्यों? आपने मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया आया क्यों? उनको आना चाहिए था क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? वो आए क्यों? आज मिलिंद देवड़ा छोड़ करके कांग्रेस को चले गए, वो क्यों गए? मिलिंद देवड़ा के पिताजी मंत्री, मिलिंद देवड़ा मंत्री, मिलिंद देवड़ा को क्या नहीं दिया कांग्रेस ने? उसके बाद भी वो कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं। तो ये सवाल तो जो नेता कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं उनसे पहले पूछिए ना, बीजेपी से क्यों पूछ रहे हैं? ये आपने मार्केट की बात की, यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि बीजेपी तो अपना ऑपरेशन चलाती है। और आपको बता दे कि अभी भी जो मिलिंद देवड़ा के साथ जो घटना घटी है, इसके पीछे ही ऑपरेशन कमल का ही था। ये बता देते हैं कि जिस दिन उन्होंने अभी सुन लीजिए, कल उन्होंने जो पार्टी से हटने की बात कही और फिर शिंदे के साथ चले गए, आज से अगले मंडे को, जो मंडे बीत चुका है, उसके बीजेपी के 3 नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई थी। और ये बैठक क्यों हुई आप भी जानते हैं। अब मूल कहानी ये क्या था कि मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा 14 तारीख को इस्तीफा इसलिए लिया गया कि उधर राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। तो यात्रा को डैमेज करने के लिए, यात्रा को समझिए कि उस यात्रा को ज्यादा प्रचार प्रसार न मिले, उससे ज्यादा प्रचार प्रसार हमको मिले, इसके कारण जो है ये 14 तारीख की ये तिथि निर्धारित की गई थी। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, इसी बात पर थोड़ा प्रकाश जी से ले लेते हैं, क्योंकि उनका हो सकता है नेटवर्क कहीं खत्म हो जाए। प्रकाश जी, अभी अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी खाली तोड़ने का धंधा करती है, काम करती है, ऑपरेशन कमल चलाती है, तोड़फोड़ करती है। मेरा यह कहना है कि कोई आपको तोड़ने के लिए चला जाए, लेकिन आप अगर टूटने के लिए भी राजी हो तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मिलिंद देवड़ा और उनके फादर को कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया, ये बताइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया, ये बताइए आप। उसके बाद भी ये लोग अगर छोड़ करके बीजेपी में चले आते हैं तो दोष बीजेपी को देने के बजाय इन दोनों के ऊपर दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि लोग उनके पार्टी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के पास में एक बहुत बड़ा जादू है, ईडी नाम का। तो ये जो भी लोग जा रहे हैं, ये कोई आलतू फालतू तो लोग जा नहीं रहे हैं। एक जमाने में जो सियासत में थे, सत्ता में थे, तो नेचुरली वही छोड़ के जा रहे हैं। और वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो उनके जमाने में पाप या आउट ऑफ वे जाकर कुछ काम किया है, कानून के खिलाफ में जाके काम किया है, जिसके अंदर वो फंस सकते थे। तो ऐसे ही लोगों के साथ में तो अभी भाजपा क्या है? भाजपा नहीं है, ये तो क्या है, ये सारा का सारा खिचड़ी है बने हुआ। ये पार्टी का आदमी तो वो पार्टी का भैया। इनके जो देखो, मेरे एक बहुत नजदीकी आदमी है जो आरएसएस में, जो बीजेपी में है, तो वो तो मुझे ये कहते हैं कि साहब अभी हमारी तो कोई पार्टी में वजूद ही नहीं बचा है। हमारे पास तो एक ही काम बचा है कि जो नए लोग आ रहे हैं इनकी चमचीगिरी करो। और हमारे तो हमने इतने साल जो बोले ये पार्टियों के अंदर काम किए, वो तो उसका कोई मतलब नहीं। अभी तो सारे हम मिजवानों को ही उनकी मिजवानदारी करने में लगे हुए हैं। तो ये तो दुख है अभी बीजेपी वालों का। ये जो लोग जा रहे हैं, ये तो नेचुरली एक तो लालच से जा रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं, दंडुके से जा रहे हैं, जो दंडा लगा रहे हैं ईडी का। ये बात तो बिल्कुल तय हो गई है, दिख रही है सामने। मिलिंद देवड़ा और ज्योतिरादित्य के ऊपर तो कोई ईडी का डंडा नहीं था। ये दोनों तो काफी बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति करने वाले थे। ऐसा अपने को लगता है, ऐसा लगता है। कोई है जो भी पार्टियों के अंदर है, देखो एक हर आदमी ऐसा है कि जिसके कोई एजुकेशन के कॉलेजेस है, या मेडिकल कॉलेज है, या कुछ कामजाम है, या फिर जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसकी अगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने बोल दी कि तुम्हारी फलानी है, इनको तो खुद को ही मालूम नहीं अपनी इतनी प्रॉपर्टी है क्या है। तो ये तो क्या है कि अलग अलग तरीके से दबाने का ये है। मुझे उल्टा आपको ये सवाल करना है कि क्यों बीजेपी ऐसे लोगों को प्रवेश दे रही है, अंदर क्यों नहीं डाल रही है। महाराष्ट्र के अंदर जैसे वो अजित पवार के बारे में बोलते थे कि 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला किया, तो उनको पार्टी में लेने के बजाय क्यों इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही। भाई हर एक आदमी लो ना, जो भी आदमी है बीजेपी में अभी गए हुआ,
यानी वो क्या बोलते उसको विखे पाटिल हो उधर से या बाकी के भी लोग हो, तो ये सारे लोग तो उसी लिए गए हैं ना कि एक तो हिस वे, माय वे और फिर जेल वे, इतना ही रहा है ना। नहीं तो बाकी तो मुझे बताए तो सही कि बीजेपी में के कौनते पावरफुल आदमी ये क्या बोलते ये इन्होंने ये, अच्छा ईडी का तो इनका तो बिल्कुल सिंपल ठहरा हुआ है कि क्या बोलते उसको ये जो यानी भाजपा के बाहर के है उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसने का। तो कि आप ये क्या बोलेंगे, ये बोलते हो क्या छाती ठोक से कि बीजेपी में जितने भी लोग हैं वो एकदम दूध के धुले हुए हैं, ये ऐसा बोलते हो आप मुझे? जैसे तो कोई है नहीं, इनके भाजपा के पार्टी के अंदर ही इतने लोग हैं कि जिनको तो बीडी ने परमानेंटली अंदर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कान जी, प्रकाश जी ने जो अभी सवाल उठाया कि ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जनता ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछेगी कि अगर 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि सभी घोटालेबाज को जेल भेजेंगे और इनके ऊपर सबसे ज्यादा 70,000 घोटाले की बात थी अजित पवार जी के ऊपर, और आप उनको अपनी पार्टी में शामिल करा करके डिप्टी सीएम बनाते हैं, तो आपके ऊपर क्या भरोसा करें? आप यू आर नो मोर पार्टी विद अ डिफरेंस। क्या ये सवाल लोकसभा के चुनाव में मजबूती से उठेगा और बीजेपी इस मुद्दे पर बैकफुट पर रहेगी? सूर्यकांत जी, देखिए ये मुद्दा तो उठेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना होगा इसके ऊपर मुझे थोड़ी शंकाएं हैं। ये लोग सवाल पूछेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल जो चर्चा चल रही है ये अगर इलेक्शन के टाइम में अगर ऐसा विषय ऐसा अगर ऑपरेशन होता है तो अलग बात थी, लेकिन इलेक्शन के बहुत दिन पहले ये ऑपरेशन होने के कारण उसके ये मुद्दा तो रहेगा, लेकिन उसका कोई इसके लोकसभा इलेक्शन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि आप देखिए ये जो मुद्दे इलेक्शन के जो मुद्दे आने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखा जैसे महाविकास आघाड़ी में जैसे ही मिलिंद देवड़ा को जी को पता चल गया कि ये सीट अरविंद सावंत को छूटने वाली है, शिवसेना को छूटने वाली है, जैसे ही पता चला कि शिवसेना वो कोई बहुत अच्छे दिल से वो शिंदे सेना में गए या फिर भाजपा के पास चले गए, ऐसा नहीं है। उनको जैसे ही पता चला कि ये सीट युति में यानी महाआघाड़ी में ये सीट जाने वाली है शिवसेना के पास यानी उद्धव ठाकरे के पास, तो उनके लिए तो कोई चारा ही बचा नहीं था, वो कांग्रेस ने तो छोड़ दिया। महाविकास आघाड़ी का पहला नुकसान तो यही हो गया। कांग्रेस का पहला नुकसान नहीं है कि उनको यानी लोकसभा सीट जो मुरली देवरा जी जीतते थे, मिलिंद देवरा 2 टाइम जीते, 2004 में और 2009 में मिलिंद देवरा खुद जीते हैं वहां से, और वो मुरली देवरा भी 2 टाइम जीते हैं। सूर्यकांत जी, प्रकाश जी ने एक इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है कि चाहे राजनीति में जीत हार किसी की भी हो, लेकिन अगर प्रधानमंत्री 3 दिन पहले खूब जोर जोर से बोले कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, और उसके बाद जिसके ऊपर 70,000 करोड़ का आरोप है आप उनको अपनी पार्टी में शामिल करके उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं। अब ये पार्टी भले ही तिकड़म करके वहां पर चुनाव जीत जाए, लेकिन बीजेपी को आप कैसे इससे अलग रखेंगे, ये मैं कह रहा हूं। क्या ये वहां महाराष्ट्र के जनमानस में ये सवाल है या नहीं है? नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूं ना, मैंने तो ये कबूल, ये महाराष्ट्र के जनमानस में सवाल होगा, ये मुद्दा होगा, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ये चर्चा ये सवाल उठेगा, लेकिन उसका भाजपा के खिलाफ वोट जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखिए लोकसभा का इलेक्शन लड़े जाता है ना साहब, गांव के अंदर अगर कोई एक छोटा सा कस्बा है जहां 1000 वोट है ऐसा समझ पकड़ लीजिए आप, तो वहां उनको कौन सा नेता ये बोलता है कि इस पार्टी को वोट करना है, वो उसी को जाता है। और दूसरी बात, ये जो 10 साल के अंदर जो योजना है जिसके वो जो लाभार्थी है, जो डायरेक्ट लाभार्थी हुए गांव खेड़ों में, वो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।